Everyone, this is Andil here, and today we are going to discuss about foundations of organizational structure. This is part 1, in which we are going to discuss majorly about elements of organizational structure. So firstly, we will discuss what is an organizational structure. Organizational structure में basically हम jobs को इस तरह से divide करते हैं और group करते हैं ताकि वो coordinate कर सके एक organization के अंदर. इसके basically 7 key elements हैं. The first one is work specialization. Then comes departmentalization, chain of command, span of control, centralization and decentralization, formalization, boundary span. Work specialization, the degree to which tasks in our organization are divided into separate jobs. पहले हमारे पास टास्क आते हैं, उन टास्क को हम सब डिवाइड करते हैं सेपरेट जॉब्स के लिए. लाइक अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उस प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड होंगे. अब हम उन डिपार्टमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन डिवाइड कर रहे हैं. लाइक मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग होगा, पैकिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अलग होगा. इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो एम्प्लॉयज़ की हाई हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव होती है और ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं. अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एम्प्लॉयज़ जो है वो बोर हो जाते हैं, लोअर क्वालिटी हो जाती है एम्प्लॉय की. लाइक एम्प्लॉय रेगुलरली वो काम कर रहा होता है तो वो बोर होता है. जब वो बोर होता है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता. हायर हो जाता है टर्नओवर रेट और रिड्यूस कर देता है वो एम्प्लॉय की फ्लेक्सिबिलिटी को. द सेकेंड वन इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप ऑफ डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंटलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस डिपार्टमेंटलाइजेशन, जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन, प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन. फर्स्ट वन इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट बनाते हैं. लाइक HR का डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अलग होगा. इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस की बात अगर हम करें तो एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है. इजी होता है सुपरविजन के लिए और कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट्स जो है वो अच्छी होती है. अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अक्रॉस फंक्शंस जो हैं वो उसकी कम्युनिकेशन पुअर होती है. कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान में. लाइक HR और फाइनेंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट और सर्विस डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. लाइक एप्पल एक कंपनी है तो वो आईफोन्स का डिपार्टमेंट जो है वो अलग होगा, आईपैड्स का अलग होगा, स्मार्ट वॉच का जो है डिपार्टमेंट अलग होगा. तो इस तरह से हम विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं. इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्लियर एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, फोकस अटेंशन होती है ऑन इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट में. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डुप्लीकेशन हो सकता है किसी भी फंक्शन का. लाइक सेपरेट मार्केटिंग टीम्स है तो एक मार्केटिंग टीम जो है वो कुछ कर रही होगी और दूसरी मार्केटिंग टीम जो है वो कुछ कर रही होगी. तो इस तरह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो सकते हैं. शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स वो लिमिटेड होगी. अगर कोई एक प्रोडक्ट में ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो दूसरे प्रोडक्ट वाले मार्केटिंग टीम को इन्फॉर्म नहीं कर सकेगा. तो इस तरह लिमिटेड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज होगी अक्रॉस प्रोडक्ट्स. लाइक अगर मार्केटिंग टीम एक प्रोडक्ट की अच्छी है तो वो दूसरे प्रोडक्ट वाले को नहीं बता सकेगा कि हम ये मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आप ये यूज़ करें, बिकॉज कंपनी तो एक ही है, प्रोडक्ट डिफरेंट है. तो इस तरह से कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है. जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम डिफरेंट रीजन्स और लोकेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट बनाते हैं. लाइक अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई कंपनी है किसी भी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर का ब्रांड है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में के डिफरेंट प्रोविंस हैं. लाइक पंजाब का अलग, सिंध का अलग, बलूचिस्तान का अलग, तो वो डिफरेंट होंगी बिकॉज डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट उनकी ज़रूरतें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है रीजनल नीड्स की. फोकस होता है कि इस एरिया के लोगों को ये चीज़ रिक्वायर है. कस्टमर सर्विस जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है. डिसएडवांटेजेस में हमारे पास डिफरेंट रीजन्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है और डुप्लीकेशन भी हो सकती है रिसोर्सेज की. इस प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, हम डिफरेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग
डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग की अलग होगी, क्वालिटी कंट्रोल की अलग होगी, पैकेजिंग की अलग होगी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एफिशिएंट होता है हैंडलिंग इन स्पेसिफिक प्रोसेस स्टेज, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर फेज के लिए। डिसएडवांटेजेस में अगर हम देखें तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिफिकल्ट होता है अडेप्ट करना, और क्विकली हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। द फिफ्थ वन इज कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो ग्रुप होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कस्टमर टाइप, लाइक कोई गवर्नमेंट कस्टमर होता है, कोई कॉर्पोरेट का कस्टमर होता है, कोई वैसे ही इंडिविजुअल होता है जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड होती है। तो कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन में हम डिफरेंट कस्टमर्स की बेस पे अपने डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर्स की नीड्स को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, इम्प्रूव होगी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, और आपकी सर्विस जो है वो कस्टमर्स को अच्छी लगेगी। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस अमंग डिफरेंट कस्टमर्स ग्रुप वो मुश्किल हो सकता है। लाइक आपके पास दो तरह के कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कस्टमर ही एक दूसरे को जानते होंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज चेन ऑफ कमांड। दिस इज और थर्ड एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। चेन ऑफ कमांड में हम देखते हैं कि कौन किसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्लैरिफाई करने के लिए या अपनी रिपोर्ट्स देने के लिए। इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। अथॉरिटी मीन्स द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर्स एंड टू एक्सपेक्ट ऑर्डर्स टू बी ओबेड। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड में एक जो सबऑर्डिनेट होता है उसको अपने सुपीरियर की बात माननी होती है और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करता है अपने मैनेजर को। फॉर एग्जाम्पल एक सेल पर्सन है, वो रिपोर्ट करेगा सेल्स मैनेजर को, वो मार्केटिंग टीम या एचआर मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक मैनेजर है, वो देखा जाता है कि उसका स्पैन कितना है, वो कितने लोगों को कंट्रोल करेगा, उसके अंडर कितने लोग आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें टू टाइप्स हैं, वाइडर स्पैन एंड नैरो स्पैन। वाइडर स्पैन जो है वो इसमें मैनेजमेंट लेवल्स जो हैं वो थोड़े होते हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑटोनॉमी पे चल जाते हैं और क्विकर कम्युनिकेशन होती है, बिकॉज ये वाइडर स्पैन होता है। और नैरो स्पैन जो है वो इसमें क्लोज सुपरविजन तो होती है, और लेकिन मैनेजरियल लेवल जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नैरो स्पैन है इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ की इंडिपेंडेंस। ये हमारे पास कुछ फिगर हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है ये हमारे पास नैरो स्पैन है, और राइट साइड वाला हमारे पास वाइडर स्पैन है। वाइडर स्पैन में हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन जो नैरो स्पैन है इसमें हमारे पास लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हर मैनेजमेंट लेवल के अंडर कम होते हैं। तो इस तरह से स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम देख सकते हैं, द वाइडर एंड द नैरो वन। अगर हम मॉडर्न ट्रेंड की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रेफर करती हैं वाइडर स्पैन। वाइडर स्पैन वो क्यों प्रेफर करती हैं कि सक्सेस रेट जो वाइडर स्पैन की है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है वेल ट्रेंड और कैपेबल एम्प्लॉयज़ में हु कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो किसी के अंडर प्रेशर में वर्क करना पसंद नहीं करते। दैट्स वाई वी आर कंसीडरिंग कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो मॉडर्न ट्रेंड में हम इंक्लूड कर सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजर्स होते हैं जो डिसीजन करते हैं और जो लोअर लेवल पे होते हैं उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। ये लिमिट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को, स्लो रिस्पॉन्स होता है, कंसिस्टेंसी और कंट्रोल जो है वो इसमें इंश्योर किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट लेवल्स पे। फास्टर रिस्पॉन्स होते हैं, इसमें ग्रेट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होती है और इनोवेशन ज़्यादा होती है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है इसमें, तो इस वजह से एम्प्लॉय जो है वो इंगेज फील भी करता है। नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजेशन, द डिग्री टू विच जॉब्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड। हाई फॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है और लो फॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। हाई फॉर्मलाइजेशन में हमारे पास एम्प्लॉय के पास लिटिल डिस्क्रिप्शन होती है और हाउ टू डू टास्क, लेकिन जो हमारे पास लो फॉर्मलाइजेशन में होते हैं इसके पास एम्प्लॉय के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम होती है कि वो जैसे मर्जी अपना काम कर सकते हैं। हाई फॉर्मलाइजेशन में वर्क जो है वो गाइडेड होता है, प्रोसीजर्स जो है वो पहले से पता होते हैं, जॉब की डिस्क्रिप्शन भी पहले से पता होती है। लेकिन जो लो फॉर्मलाइजेशन में इसमें अडेप्टेबिलिटी जो है वो लाते हैं हम और क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाई फॉर्मलाइजेशन टास्क में हमारे पास क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आ जाती हैं, जिनको पता होता है कि हमें
क्या क्या काम करना है, उनके रूल्स भी जो है वो सेट होते हैं. Planning. Boundary spanning happens when an individual build relationships outside their formal groups to share information, ideas and resources. There are two types of boundary spannings, internal boundary spanning and external boundary. जो है वो different एक organization के अंदर ही different departments या different teams के साथ relation build करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि external boundary spanning में वो दूसरी organization के लोगों के साथ या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो क्लाइंट्स होते हैं उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की डिस्कस की हैं एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो.